चौड़ी चिकनी सड़कें रफ्तार को ललचाती हैं, एक्सीलेटर को दबाने पर मजबूर करती हैं। लेकिन ये पता लगाना मुश्किल होता है कि हवा से बातें करती हुई इन गाड़ियों को कंट्रोल करने वाला कौन सा ड्राइवर खुद होश में नहीं है। ऐसे हालात में दस्तक सुनाई देना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी गाड़ी का ड्राइवर नशे में है। एसी बंद करूं क्या? हाँ, थोड़ी देर के लिए। इनहेलर लाऊं? नहीं, ठीक हो जाएगा। संजीव भैया नमस्ते। नमस्ते कृतिका। आइए। संजीव भैया नाश्ते में क्या लेंगे, आलू के पराठे या मूली के? पैरी पाना बाबूजी। कुछ भी नहीं कृतिका, मैं नाश्ता करके आया हूँ। अरे बेटा चाय तो पी ले, बैठ। ठीक है, आधी कप चाय पिला दो। ठीक है। और छोटे, मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ, मुझे फिर से अटैक आया था। आपको कृतिका ने फोन किया ना? अबे किसी ने भी फोन किया, अटैक आया था क्या? बहुत तकलीफ हुई थी तुझे? नहीं, बस थोड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन अब ठीक है। तू दवाइयाँ तो टाइम पे ले रहा है ना? हाँ, मैं दवाइयाँ बिल्कुल टाइम टू टाइम ले रहा हूँ। बस वो एक आध बार अटैक आ जाता है। एक आध बार भी नहीं आना चाहिए। आज शाम को ही तेरा चेकअप करवाते हैं। अरे नहीं, चेकअप की जरूरत नहीं है। संजीव बिल्कुल ठीक कह रहा है। अटैक आया ना, हो सकता है मेडिसिन चेंज करनी पड़े। लेकिन पापा आप... नो आर्ग्यूमेंट्स। आज शाम को तुम्हारा चेकअप होगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा, मैंने चेकअप की बात की तो फट से टाल दी, और भैया ने कही तो मान ली। यार अब तुम शुरू मत हो जाओ प्लीज। चल अब जल्दी से नाश्ता खत्म कर, तुझे ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। जी। भैया आप मेरी वजह से अपना टाइम, मतलब मैं ठीक हूँ, अगर कुछ हुआ तो मैं मैनेज कर लूंगा। ओए मैनेज की ऐसी की तैसी। और वैसे भी छोटे तू छोटा है मुझसे, इसलिए ज्यादा टेंटे अलाउड नहीं है तुझे, समझा? हाँ, वो तो ऊपर वाले ने ऑर्डर दिया ना कि बड़े भाई ही टेंटे कर सकते हैं। स्मार्ट हो गया है यार तू। चलो भैया मिलते हैं। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले मैं घर जाऊंगा, फ्रेश होऊंगा, उसके बाद तुझे पिकअप करूंगा, ओके? ओए, अभी भी रिफ्लेक्सेस वैसे के वैसे ही हैं। वही मत समझना अपने बड़े भैया को। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। शाम को मिलते हैं, और सुन भूलियो मत, क्लिनिक जाना है वरना। चलो भैया। चल बाय। दोनों भाइयों के बीच बहुत प्यार था, मजबूत दोस्ती थी। छोटे भाई को बचपन से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स रही थी और बड़ा भाई एक पिता की तरह उसकी देखभाल करता रहा था। दोनों भाई गुड़गांव में पास पास ही रहते थे। दोनों भाइयों की अच्छी कंपनियों में नौकरियां थी। जिंदगी ऐसे बसर हो रही थी जैसे मानो एक सुरीला नगमा हो। और फिर आई 20 जुलाई 2011 की शाम, जब इस नगमे का सुर ताल बिगड़ गया। पापा, मुझे मैथ्स होमवर्क में हेल्प चाहिए। वापस आके बेटा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा, आपके आने के बाद ही डिनर करेंगे। नहीं, अंशुला को खिला देना। राजीव के चेकअप में कितना टाइम लगता है पता नहीं। और तुम भी खा लेना रीटा। नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ओके। अच्छा सुनो, राजीव ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं ले रहा है ना? अगर वो किसी बात की स्ट्रेस ले रहा है और अपने बड़े भाई को नहीं बता रहा है तो उसकी खैर नहीं। बाय, मिलते हैं। बाय। ये
क्या हुआ माँ? संजीव क्या? कितने बजे निकला है वो? आर यू श्योर? ठीक है। पापा, उसका कलीग मनोज तो कह रहा है वो तो 6 बजे ही ऑफिस से निकल गया है। लेकिन अभी तो 7:45 होने लगे हैं। उसे तो 7 बजे तक पहुंचाना चाहिए था यहाँ पे। फोन की रिंग जा रही है लेकिन फोन ही नहीं उठा रहे हैं। हो सकता है कि उसकी कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई हो और उसने फोन साइलेंट पे कर लिया हो। मैं उसके ऑफिस जाकर चेक करता हूँ। ठीक है बेटा। जी सर। राजीव शर्मा ऑफिस में है क्या? होने तो नहीं चाहिए सर, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग जा चुके हैं। शायद ही कोई एक आध अंदर होगा। क्या मैं जाकर चेक कर सकता हूँ? एक्सक्यूज मी। यस। मैं संजीव शर्मा हूँ, राजीव शर्मा का बड़ा भाई। राजीव ऑफिस में है क्या? नहीं, राजू तो शाम को 6 बजे निकल गया कपिल के साथ। कपिल का नंबर है आपके पास? एक सेकंड। हेलो हेलो, कपिल, मैं संजीव शर्मा बोल रहा हूँ, राजीव शर्मा का बड़ा भाई। जी बोलिए। राजीव आज तुम्हारे साथ ही ऑफिस से निकला था ना? हाँ, हम लोग ऑफिस से साथ में ही निकले थे 6 बजे। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? नहीं, वो घर नहीं पहुंचा। एनी आइडिया वो कहाँ गया होगा? लेकिन वो तो घर ही जाने वाला था और मैंने उसे लिफ्ट दी थी। तुमने कहाँ ड्रॉप किया था उसे? सेक्टर 47 के कॉर्नर पे अराउंड 6:45 बजे। थैंक्स कपिल, कल मिलते हैं फिर। बाय। वहां से यमुना टावर्स हार्डली 15 मिनट की दूरी पर है और मैंने उसे कहा भी कि मैं तुझे घर ड्रॉप कर देता हूँ, तो उसने मुझे कहा कि नहीं, मुझे वॉक करनी है, ताज़ी हवा खानी है। बिना बताए कहाँ चला गया? 20 जुलाई 2011 राजीव घर नहीं लौटा। उसके बेहाल माता पिता, पत्नी और बड़े भाई ने उसे हर मुमकिन जगह पर ढूंढा, लेकिन राजीव नहीं मिला। राजीव का मोबाइल फोन बराबर बजता जा रहा था, लेकिन राजीव फोन नहीं उठा रहा था। आखिर क्यों? अभी तो 11 ही बजे हैं। पर आज तक ऐसा नहीं हुआ है सर। राजीव 7 बजे तक घर टच हो जाता है। मोबाइल 9:30 तक रिंग जारी थी, उसके बाद ऑफ हो गया। किसी काम से गया होगा, हो सकता है सुबह तक घर वापस आ जाए। सर वो अपनी वाइफ, मम्मी पापा या मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाता है। उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है सर। और हाँ, अगर ऑफिस में लेट हो रहा हो तो हम में से किसी न किसी को फोन जरूर करता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक रिटायर्ड मेजर हूँ। मैंने अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रहना सिखाया है। उसके कलीग कपिल ने उसे सेक्टर 47 के पास ड्रॉप किया था। मेरे भाई की बिल्डिंग यमुना टावर्स वहां से दूर नहीं है, पर वो घर नहीं लौटा सर। मैं गश्त पार्टी को मैसेज कर देता हूँ कि नजर रखें। कल सुबह तक इंतजार करते हैं। सारी पेट्रोल टीम्स को खबर कर दो। यस सर। इतना टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? बिना बताए कोई चला जाता है क्या ऐसे? बच्चा थोड़ी ना है वो। बेवकूफ। आने दो उसे, क्लास लूंगा उसकी मैं। हेलो। हाँ क्या?
क्या हुआ जी? क्या कहा संजीव ने? क्या हुआ पापा जी? क्या हुआ? कुछ बताइए ना। इनके बाएं पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, चेस्ट पर एक्सटर्नल इंजरीज और हेड में सीवियर इंजरीज। मर्डर तो नहीं लगता डॉक्टर? नहीं, ये मर्डर नहीं है, ये एक रोड एक्सीडेंट है। इनके चेस्ट, हेड, लिम्ब में जो इंजरीज हैं, ऐसे इंजरीज कोई जानबूझकर नहीं कर सकता। और हाँ, इनके चेस्ट, हेड में कांच के टुकड़े मिले हैं, जो किसी गाड़ी के कांच के हो सकते हैं। सारी बिलोंगिंग्स उसके पास से ही मिली है, कुछ भी चुराया नहीं गया। ये एक साफ साफ हिट एंड रन का केस है मिस्टर शर्मा। जब आपको मेरा भाई मिला तब तक वो जा चुका था सर? जी हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आपके भाई की मौत कल रात 9:30 बजे के आसपास हुई। सेक्टर 47 और यमुना टावर के बीच के रास्ते पर एक किनारे झाड़ियों के पास हमें उसकी लाश मिली। पर सर, कल रात 8:30 बजे तक तो मैं वहीं था सर, ढूंढ रहा था छोटे को, लेकिन मुझे तो नहीं दिखा वो। हमें उसकी बॉडी सड़क से लगभग 8-9 मीटर दूर मिली। अब हो सकता है कि किसी तेज स्पीड बाइक ने फुल स्पीड में उसे उड़ा दिया हो और उसकी बॉडी उछलकर दूर गिर गई हो, जो आपको ना दिखी हो। इसका मतलब कोई मेरे भाई को उड़ा के चला गया, रुका भी नहीं उसकी मदद करने के लिए। कम से कम एक फोन किसी को कर दिया होता, बच जाता था मेरा भाई। राजीव 7 बजे से उस सड़क पे था। आपने बताया कि उसकी मौत 9:30 बजे हुई। इसका मतलब वो 2.5 घंटे तक जिंदा था। 2.5 घंटे तक। और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं कुछ नहीं कर पाया। शर्मा परिवार पर कहर टूट पड़ा था। राजीव अपने पीछे एक 32 वर्षीय पत्नी और एक 4 वर्षीय बेटी छोड़ गया था। लेकिन इस हादसे का सबसे गहरा घाव संजीव को लगा था। संजीव और उसके छोटे भाई राजीव के बीच का स्नेह शायद किसी भी रिश्ते से बढ़कर था। संजीव इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि उसके छोटे भाई राजीव को सड़क पर पूरे 2.5 घंटे तिल मरने के लिए छोड़ दिया गया था और किसी ने भी आगे आकर मदद नहीं की। संजीव गिल्ट और गुस्सा फील कर रहा था, क्योंकि जहां राजीव दम तोड़ रहा था उसी समय उसी इलाके में संजीव उसे ढूंढ रहा था। देखो, हम आई विटनेस ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर तुमको भी ये समझना होगा कि शाम के अंधेरे में हुआ ये एक हिट एंड रन केस है। हजारों गाड़ियां गुजरती हैं उस वक्त, ट्रैफिक पीक पे होता है। तो आप कहना क्या चाहते हैं सर? यही कि इस केस में थोड़ा टाइम लगेगा। ये केस सोल्व करना इतना आसान नहीं होगा। छोटे, कल रात को तू मुझे क्यों नहीं दिखा यार? एक बार आवाज दे देता, बचा लेता तुझे, मैं बचा लेता यार।
सर हो सकता है कि ये किसी मोटर बाइक की हेडलाइट का टुकड़ा हो। VIK। हाँ, मतलब ये वाइकर ब्रांड की मोटरसाइकिल होगी। तो इसका मतलब अब आप पता लगा पाएंगे ना कि मेरे भाई का एक्सीडेंट किसने किया था, किसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। हमारी पूरी कोशिश रहेगी मिस्टर संजीव। चले माँ। हाँ बेटा। हरे ओम विष्णु सौराष्ट्रे द्वितीये प्राराधे श्री शेत 12 कल्पे वैवस्वत मंदिरे अष्टः विस्तीत में कलयुगे कलिप्रथम। भैया 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 भाई भाई तुझे क्या हुआ? यस ये चीटिंग है। मिस्टर शर्मा, हमारे पास और भी कई केसेस हैं जो काफ़ी सीरियस हैं। आपके भाई की मौत एक एक्सीडेंट से हुई है, क्लियर कट हिट एंड रन केस। मैं ये जानता हूं सर, आप ये बात कई बार मुझसे कह चुके हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप उस आदमी को पकड़े जिसने मेरे भाई का एक्सीडेंट किया था और उसे सजा दिलवाए। हर शाम उस सड़क से सैकड़ों बाइक्स गुजरती हैं और उनमें से कई उसी ब्रांड की होती हैं जिससे एक्सीडेंट हुआ था। और उन्हीं सैकड़ों बाइक्स में से किसी एक बाइक ने मेरे भाई को उड़ा दिया था और उड़ाने के बाद उसकी मदद करने के बजाय उसे मरने के लिए छोड़ दिया। 2.5 घंटे तक जिंदा था मेरा भाई सर, 2.5 घंटे तक। शायद लोगों से मदद भी मांग रहा था, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन है वो इंसान, कौन है वो जिसमें रत्ती भर की भी इंसानियत नहीं थी। देखिए मिस्टर शर्मा, मैं आपके दर्द को समझता हूं, पर कानून फीलिंग्स पे नहीं चलता, वो सबूत मांगता है। और हिट एंड रन केस में आई विटनेस बेहद जरूरी होता है और हमारे पास अभी तक एक भी आई विटनेस नहीं है। ऐसा केस सोल्व करना आसान नहीं होता। संजीव बेटा, मेरा केस को तो हम जितना फॉलो कर सकते हैं करेंगे, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं जाकर हमें हकीकत को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा ना। हाँ बेटा बस। बदला नहीं जा सकता संजीव, एक्सेप्ट करो। कैसे एक्सेप्ट करो? कैसे एक्सेप्ट करो कि कोई आदमी मोटरसाइकिल पे आके मेरे भाई को उड़ा देता है और फिर मेरा भाई तड़प तड़प के दम तोड़ देता है? और ये कोई नसीब वाली बात नहीं है। दिस इज टोटल क्रूएल्टी, निर्दयता है ये। जानती हो रीता, जब से राजीव इतना सा था मैं उसकी तकलीफ नहीं देख सकता था। मैं जानती हूँ संजीव, तुम हमेशा थे उसके लिए। लेकिन उस दिन क्यों नहीं था? उस दिन क्यों नहीं था जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब वो वहां अकेला पड़ा
मदद की भीख मांग रहा था। क्यों नहीं दिखा वो मुझे रीटा, क्यों नहीं मिला वो? मैं बचा लेता उसे, मैं उसे बचा लेता। अगर तुम अपने आप को इस तरह ब्लेम करते रहोगे तो इस हादसे से कभी नहीं निकल पाओगे। तुम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? मैं आगे तभी बढ़ पाऊंगा जब उस इंसान को ढूंढ लूं जो मेरे भाई की मौत के लिए जिम्मेदार है। एक महीना? हाँ। तुम्हें लगता है 1 महीने में तुम उन लोगों का पता लगा पाओगे जिन्होंने तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट किया है? पता नहीं गौतम जी, जानता हूं ये थोड़ा इम्पॉसिबल साउंड करता है, लेकिन जब तक मैं उन्हें पकड़ नहीं लेता जिन्होंने मेरे भाई का एक्सीडेंट किया है, मुझे क्लोजर नहीं मिलेगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी। हर पुलिस स्टेशन में एक हिट एंड रन केस की फाइल मिलेगी और कई केसेस बिना किसी गिरफ्तारी के क्लोज कर दिए जाते हैं। कई केसेस कोर्ट तक पहुंचते हैं, फैसले भी सुनाए जाते हैं, लेकिन पीड़ित के परिवार वालों के मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंजता है कि क्या नशे में गाड़ी चलाने के लिए यह सजा काफी है? क्या इस सजा से नशे में हो रहे हिट एंड रन केसेस कम होंगे? इस केस में एक भाई का प्यार ना तो कानून और उसके लूपहोल्स को समझ रहा था और ना ही हिट एंड रन केसेस के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैये को। उसे बस उन लोगों को ढूंढना था जो उसके भाई की मौत के लिए जिम्मेदार थे। अरे उसने तो सिर्फ लाश देख के रिपोर्ट की थी, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानता। सर मैं आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मुझे बस उस बंदे का नंबर चाहिए जिसने 21 जुलाई की सुबह मेरे भाई की लाश देखकर आपके कंट्रोल रूम फोन किया था। प्लीज सर, मुझे अपनी तरफ से कोशिश करने दीजिए। देखिए, आपके पास और भी कई सारे इंपॉर्टेंट केसेस हैं। एक हिट एंड रन केस के लिए टाइम नहीं है आपके पास सर, प्लीज। हेलो राम बिहारी जी। जी मेरा नाम संजीव शर्मा है, मुझे आपका नंबर पुलिस कंट्रोल रूम से मिला। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। काहे? 21 जुलाई की सुबह सेक्टर 47 के पास आपने एक लाश देखकर पुलिस को खबर की थी। हाँ, खबर की थी। वो लाश मेरे छोटे भाई की थी, इसीलिए आपसे विनती करता हूँ प्लीज मुझसे मिलिए एक बार, सिर्फ एक बार। हम वो उधर यमुना टावर है ना, वहाँ दूध देने जा रहे थे। आप यमुना टावर में दूध डिलीवर करते हो? मेरा भाई भी वहीं रहता था अपनी फैमिली के साथ। अच्छा, हम भी रोज की तरह यमुना टावर में दूध देने के लिए यहीं से शॉर्टकट मार के जा रहे थे, तब हमारी नजर आपके भाई की बॉडी पे पड़ी। देखते ही हम समझ गए इनका तो राम नाम सत्य हो गया। अगर हमें एक रात पहले पता चला होता तो शायद आपके भाई के लिए हम कुछ कर सकते थे। क्या मतलब? पिछली रात जब यहाँ से गुजर रहे थे ना, तो एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था और उस मोटरसाइकिल पर 3 लोग थे, लेकिन वो तीनों लोग उठकर चल दिए। मुझे ये नहीं पता था कि उन तीनों ने आपके भाई को उड़ा दिया है। रामबिहारी जी एक मिनट, ध्यान से सोच के बताइए, आपने 20 की रात को क्या क्या देखा था, डिटेल में सब कुछ। पहले मैंने एक्सीडेंट की आवाज सुनी, फिर देखा कि तीनों जमीन पे पड़े हुए हैं। फिर क्या हुआ? वो तीनों उठ के खड़े हो गए। सोचा पिए हुए होंगे, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई होगी। वापस लौटते वक्त आपने कुछ नहीं देखा? नहीं, हम तो यमुना टावर के उसी तरफ से निकल गए। आपने इस एक्सीडेंट के बारे में किसी और को कुछ नहीं बताया? वो तीनों उठ के खड़े हो गए तो हमको लगा कोई सीरियस मामला नहीं है, लेकिन हाँ, वो यमुना टावर में जो मैडम है ना, वो मुझे डांटने लगी, तो उनको मैंने बताया कि एक्सीडेंट हो गया है। कौन सी मैडम? वो यमुना टावर में ए विंग 603। जी कहिए। ये हाँ, दूध वाले ने कहा था कि उसने कोई एक्सीडेंट देखा है। मैंने तो ऐसे ही पूछा था कि आज लेट क्यों हुआ। मुझे नहीं पता था कि इस एक्सीडेंट में अपना राजीव इन्वॉल्व था। मुझे तो दूसरे दिन पता चला।
आई एम रियली सॉरी संजीव जी। इट्स ओके मोनिका जी, मैं तो बस यही पता करने की कोशिश कर रहा था कि वो 3 लोग कौन थे जिन्होंने मेरे भाई को उड़ा दिया था। थैंक यू। संजीव जी, आप अपनी बिल्डिंग के वॉचमैन से बात कीजिए। क्यों? उस रोज जब मैं अपने बेटे के साथ नीचे कंपाउंड में थी, तब उसे टैक्सी ड्राइवर के साथ बात करते हुए सुना था इस एक्सीडेंट के बारे में। आदेश, गेट के पास मत जाओ बेटा, रुक जाओ। हाँ, एक एम्बुलेंस गई तो थी यहाँ से। चलो अच्छा है, टाइम से पहुंच गई हो तो और अच्छा है। ठीक है भाई। उसने कहा कि वहां एक एम्बुलेंस आया था। मैंने तो यही सुना था। थैंक यू मोनिका जी। अरे साहब, वो टैक्सी वाला तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, तो जो मैंने सुना था वो बता दिया, पर मैंने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा। टैक्सी वाला क्या पूछ रहा था? अरे भैया। हाँ? अरे वो रोड के पड़ली साइड थोड़ी दूर पे एक्सीडेंट हुआ ना। एक्सीडेंट? हाँ, एक एम्बुलेंस गई तो थी यहाँ से। चलो अच्छा है, टाइम से पहुंच गई हो तो और अच्छा है। ठीक है भाई। अरे साहब, हमको अगर पता होता कि उस एक्सीडेंट पे अपने राजीव साहब घायल हुए हैं, तो वहीं के वहीं उन्हें मैं भाग के हॉस्पिटल पहुंचाता। मुझको तो वो टैक्सी वाले से पता चला कि रोड के उस तरफ कोई एक्सीडेंट हुआ है। साहब, बहुत दुख हो रहा है उनके बारे में सोच के। वो टैक्सी किसके यहाँ आई थी? साहब, वो टैक्सी किसके यहाँ आई थी ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ साहब, वो टैक्सी फास्ट कैब सर्विसेज की थी। फास्ट कैब सर्विसेज? रखना ही पड़ता है, हर टैक्सी कहाँ गई, कब गई, सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। 20 जुलाई को शाम 7:15 बजे यमुना टावर से एक टैक्सी गई थी। उसकी डिटेल मिल सकती है प्लीज? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ड्राइवर अब्दुल रफीक 444 567 889, और शाम को इसकी ड्यूटी थी उस टैक्सी पर। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो, हाँ अब्दुल रफीक बोल रहा हूँ। हाँ सर, यही हुआ था एक्सीडेंट। उस रात में एक पैसेंजर को लेकर एयरपोर्ट से उधर से आ रहा था। दो लोग जख्मी थे सर। आप मदद करने के लिए रुके नहीं? खाली होता तो जरूर रुकता, लेकिन वो पैसेंजर को पहले ही बहुत देर हो रही थी। किसी की जान जा रही थी। दुरुस्त बात है साहब, लेकिन हाँ, उस पैसेंजर ने बाद में एम्बुलेंस को फोन किया था। लगता है कोई एक्सीडेंट हुआ है। हाँ सर। सर गाड़ी रोको क्या? अरे नहीं नहीं भाई, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता हूँ। फिर बिल्डिंग के सिक्योरिटी वाले ने बोला कि एम्बुलेंस गई थी, लेकिन जब पैसेंजर को छोड़कर मैं वापस इसी रास्ते से आया तो देखा यहाँ कुछ भी नहीं था। मुझे लगा शायद घायल बंदों को एम्बुलेंस हॉस्पिटल ले गई होगी। मेरा भाई उस एक्सीडेंट में चल बसा, पर उसकी लाश तो अगले दिन सुबह मिली। लेकिन जब सिक्योरिटी वाले ने बोला कि एम्बुलेंस गई थी, तो फिर आपके भाई की लाश सुबह कैसे मिली? जिस भी कंडीशन में थे आपके भाई, एम्बुलेंस वालों को उसी कंडीशन में हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था ना। आपकी टैक्सी में पैसेंजर कौन था? अभी बताता हूँ। हाँ, ये मुकेश कौशिक, A405 यमुना टावर। एक्सक्यूज मी, मिस्टर मुकेश कौशिक? जी, और आप? 2 लोग घायल थे और मैंने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया। मेरा भाई राजीव उस एक्सीडेंट में मारा गया। मैं राजीव को अच्छी तरह जानता था, इसी बिल्डिंग में बी विंग में रहता था। लेकिन मिस्टर शर्मा, उस दिन जो 2 लोग घायल हुए थे उनमें आपका भाई नहीं था। अगर होता तो उसे मैं पहचान लेता और आप सबको इन्फॉर्म करता। आपकी फैमिली को, आपको, सिक्योरिटी को, सबको। राजीव की बॉडी अगले दिन झाड़ियों में मिली थी, एक्सीडेंट स्पॉट के पास। मैं एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता हूँ। वो 2 लड़के थे पक्का, लेकिन उनमें आपका भाई राजीव बिल्कुल नहीं।
आपने कौन सी एम्बुलेंस सर्विस को बुलाया था? 903 सर्विसेज। ओके, थैंक यू वेरी मच मुकेश जी, थैंक यू। क्या मतलब है? मतलब एम्बुलेंस आई और हमारे राजीव को नहीं ले गई? पापा, हमें इस बात की तह तक पहुंचना होगा। इट्स अ हिट एंड रन केस। वो लोग राजीव को मरने के लिए छोड़कर चले गए, बस। तुम्हें क्या लगता संजीव, कोई और बात होगी? पता नहीं पापा, मैं कल उन एम्बुलेंस सर्विस वालों से मिल रहा हूं, लेकिन एक बात तो श्योर है कि जरूर कुछ ऐसा हुआ था जो हमें मालूम होना चाहिए था, पर मालूम नहीं है। बीस जुलाई को शाम 7:10 पर एक एम्बुलेंस के लिए कॉल आया था। कॉलर का नाम था मुकेश कौशिक। हेलो, 903 सर्विसेज। यह है उनका नंबर 4457878898। एक मिनट सर, मैं चेक करके बताती हूँ। राइट सर, सेक्टर नंबर 47 यमुना टावर के पास। जी जी, वही। एम्बुलेंस नंबर 12 HR26AK7230। ड्राइवर मूलचंद नारायण, अटेंडेंट रघुराम। ये दोनों कहाँ मिलेंगे? एम्बुलेंस नंबर 12 ड्राइवर मूलचंद नारायण, अटेंडेंट रघुराम। पोजीशन बताइए प्लीज। स्पॉट 0 पर मौजूद है मैडम। ओके सर, वो सेंटर के बाहर ही है। 20 की शाम को? जी, सेक्टर 47 यमुना टावर के पास। जरा ठीक से सोचिए ना प्लीज। हाँ मूलचंद भाई, हम गए तो थे। वो कौन लोग थे जिन्हें आप हॉस्पिटल ले गए थे? अच्छा, वो नोशो वाली बात? हाँ वही। हाँ साहब, हम कॉल पर गए तो थे, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। क्या? यार रघु, जगह तो यही है, देख खून के धब्बे भी हैं। लेकिन पेशेंट कहाँ है? वो तो दिख ही नहीं रहा। गोपी जरा तुम उधर देखो, उस तरफ। कोई ले गया होगा या खुद ही ऑटो या टैक्सी करके किसी हॉस्पिटल चला गया होगा। मूलचंद भाई, पर्ची जरा फिर से निकालिए, देखते हैं ये लोकेशन सही है कि नहीं। सेक्टर 47 बोर्ड के पास। हाँ बराबर वही है, यमुना टावर के सामने। लेकिन कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। मिला कुछ गोपी? एक काम करते हैं मूलचंद भाई, सेंटर पर इन्फॉर्म कर देते, नो शो है। हाँ चल साहब, हम खाली हाथ लौटे। क्या आप दोनों मेरे साथ एक्सीडेंट स्पॉट पर आ सकते हो? लेकिन सर जी, उसके लिए मैडम से परमिशन लेनी होगी। हम जब यहाँ पहुंचे तो कोई नहीं था सर जी। मेरे भाई की लाश यहाँ से मिली थी, इस जगह से, इन झाड़ियों में से। अंधेरा था, कुछ दिखा नहीं और हमने कुछ सुना भी नहीं। एक बात बताएं आपको सर जी, देखिए हम रोज एक से एक एक्सीडेंट देखते हैं, सालों से देखते आ रहे हैं। बॉडी यहाँ से इतनी दूर जाकर कैसे गिर सकती है? पर पुलिस को तो लाश यहीं से मिली है। देखिए, आप कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल ने आपके भाई को उड़ाया। हाँ। एक्सीडेंट यहाँ हुआ था। हाँ। और आप कह रहे हैं कि बॉडी वहां से मिली आपको। जी। इन दोनों के बीच का फासला लगभग 9 मीटर है। मुश्किल लगता है सर जी, पर हाँ एक चीज हो सकता है बॉडी उछल कर ना गिरी हो, बल्कि किसी ने बॉडी को उठाकर वहां रख दिया हो। क्या बात है, आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हैं? मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूं, लेकिन बेटा जान है तो जहान है। जो हो गया है सो हो गया बेटा। और याद रखो, समय का पहिया कभी भी रिवर्स नहीं होता है। देखिए, आप जो कर रहे हैं वो सही तो है, लेकिन इसे अपना जुनून मत बनाइए। और वैसे भी भैया, धीरे धीरे हम सब इस हादसे से बाहर आ रहे हैं। आप भी संभालिए अपने आप को। राजीव वहां 2.5 घंटे तक बिना किसी मदद के पड़ा हुआ था। मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों? मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उस रात क्या हुआ था।
संजीव की तहकीकात अब एक ऐसे मकाम पर पहुंच गई थी जहां यह केस अब एक राज बन गया था। एक्सीडेंट रोड पर हुआ था, लेकिन लाश पास की झाड़ियों में मिली थी, जो रोड से लगभग 9 मीटर दूर थी। एम्बुलेंस बाकायदा एक्सीडेंट स्पॉट पर पहुंची थी, लेकिन अटेंडेंट्स राजीव को स्पॉट नहीं कर पाए क्योंकि झाड़ियां रोड से थोड़े डिस्टेंस पर थी। ऐसा समझ में आ रहा था कि एक्सीडेंट बाइक से हुआ था, लेकिन यह नामुमकिन सा लग रहा था कि एक बाइक की टक्कर एक आदमी को इतना दूर फेंक सकती है। संजीव के लिए पुलिस सपोर्ट के बिना अब इस तहकीकात को अंजाम देना संभव नहीं था। You mean to say तुमने सारी इंफॉर्मेशन खुद हासिल की है? क्या करता, मजबूरी थी। हमारे इलाके के पुलिस स्टेशन के पास और भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस थे। एक हिट एंड रन केस के लिए उनके पास वक्त नहीं है सर। लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स जो भी हो, मेरे लिए मेरा भाई सबसे बढ़ के था। और मैं ये जानना चाहता हूं कि उसका एक्सीडेंट एक्चुअली कैसे हुआ, क्यों वो इतनी देर तक अकेले ही तड़पता रहा, क्यों उसकी बॉडी एक्सीडेंट स्पॉट से दूर झाड़ियों में पड़ी मिली। प्लीज सर, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन लोग हैं जो जिम्मेदार हैं मेरे भाई की मौत के लिए। ऑफिसर्स, इस आदमी ने हमारा काम किया है और ये आदमी इस केस में इतना डीप चला गया है कि हम किसी भी सूरत में इस केस को इग्नोर नहीं कर सकते। सर, इस केस को टॉप प्रायोरिटी देकर मुजरिम को अरेस्ट करो कपूर। एक तो संजीव शर्मा के लिए जो अपने भाई को न्याय दिलाना चाहता है, और दूसरे हमारे डिपार्टमेंट के लिए। इस आदमी ने प्रूफ कर दिया है कि हमारी तरफ से लापरवाही हुई है, गलती की है हमने, और इस गलती को सुधारना बनता है। जस्ट सर। ये वाला सर। जिन लोगों ने भी एक्सीडेंट किया वो भी तो घायल हुए होंगे। लेकिन सर, एम्बुलेंस पहुंचने से पहले ही वो लोग वहां से निकल गए थे। किसी न किसी क्लिनिक में जाकर मरहम पट्टी तो जरूर करवाई होगी। और वो कोई आसपास का क्लिनिक ही होना चाहिए सर। यस सर, 20 जुलाई की शाम को 2 एक्सीडेंट विक्टिम्स यहाँ पर ट्रीट हुए थे। किस टाइम पर आए थे? 7:50 पर। डॉक्टर से कहिए पुलिस उनसे मिलना चाहती है। एक लड़के को हाथ पर और सर पर इंजरीज हुई थी और दूसरे लड़के को पैरों पर, हथेली पर और सर पर भी इंजरीज हुई थी। कुछ 23 या 24 साल के थे दोनों। उन्हें मेडिकल फर्स्ट एड देना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। और हाँ, दोनों से शराब की स्मेल आ रही थी। झूठ बोल रहे थे दोनों? हो सकता है, पर मैं गारंटी के साथ कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर, उनके एड्रेस? सर, एक लड़के का नाम निशांत है। क्या एड्रेस लिखवाया? बस सेक्टर 37 लिखा है। पर ये तो कोई एड्रेस नहीं हुआ। सर, सेक्टर 37 से कुछ नहीं मिला। वो तो मिलना भी नहीं था कुलदीप। लड़कों ने जानबूझकर गलत एड्रेस लिखवाया। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पर सर, क्लिनिक की रिसेप्शनिस्ट और डॉक्टर दोनों ने उन्हें देखा है ना? यस मिस्टर शर्मा, लेकिन ये 17 दिन पहले की बात है। उन्हें इंसिडेंट तो याद है, लेकिन चेहरे को डिटेल में याद रखना मुश्किल काम। फिर भी सर, आप कोशिश तो करके देखिए प्लीज। ओके, हम अपनी तरफ से कोई चांस नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले एक स्केच बनवाएंगे। कुलदीप सर, इसके आर्टिस्ट को बुलाकर मैं दोनों से टाइम ले लेता हूँ। मिस्टर संजीव, बहुत क्लोज थे अपने भाई से। हम दोनों दोस्त की तरह बड़े हुए थे सर। वो बड़ा तो हुआ, लेकिन मेरे लिए हमेशा छोटा ही था और छोटा ही रहेगा।
He was only 34. ये कोई उम्र नहीं है मानने की। हाँ, जाना तो हम सबको है, लेकिन इस तरह से नहीं। ये कोई तकदीर का खेल नहीं हो सकता कि आप ऑफिस से निकलते हैं घर जाने के लिए और एक मोटरसाइकिल आके आपको उड़ा देता है आपके घर के पास ही, और फिर आप 2.5 घंटे तक बिना किसी मदद के तड़प तड़प के दम तोड़ देते हैं। बाइक का एक्सीडेंट हुआ है तो बाइक डैमेज हुई होगी। तुम्हें तो बाइक की हेडलाइट का ग्लास का टुकड़ा ही मिला था ना? जी सर, भाई का ब्रांड। बाइक की हेडलाइट टूटी है तो मैकेनिक के पास जरूर जाऊंगा। इस केस में एक नई जान, एक नई एनर्जी आ गई थी। पुलिस अब बहुत तेजी से राजीव शर्मा के गुनहगारों की तरफ बढ़ने लगी। पूरी संभावना थी कि इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व बाइक रिपेयर के लिए गई होगी और इस बाइक रिपेयर करने वाली दुकान से पुलिस को मिलने वाले थे कुछ ठोस सुराग और सबूत। हाँ जी साहब, 20 जुलाई को हमारे पास एक विक्कर आया तो था। हेडलाइट टूटा हुआ था और जी हेडलाइट का तो कीमा बना हुआ था और साथ में पेट्रोल टैंक भी दबा हुआ था और बाइक की तो पूरी बैंड बजी हुई थी जी। और लगता है कोई खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था साहब। ओ जी बैंड बज गया पूरा। इसको तो आईसीयू में डालना पड़ेगा, पूरी खोलनी पड़ेगी बाइक। और खर्चा कितना पड़ेगा? और जी खर्चा 2,500 रुपये हेडलाइट का हो गया जी। ये टैंक दबा हुआ है, कम से कम 5, 5.5। सर जी पूरा मिला के 8,000 रुपये हो जाएगा। टैंक टूंक ठीक करा के सर 5,500 का बिल हुआ था। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि उन लोगों ने ना हेडलाइट वैसे की वैसे ही रहने दी थी। लड़का कौन था और पता क्या लिखवाया था? हाँ जी साहब, समीर महाजन, 12/132 शांति नगर, सेक्टर 39। यही है ना? जी सर, यही है। हेडलाइट अभी तक नहीं बनवाई। कम। जी समीर। जी हाँ। बाहर तेरी बाइक खड़ी है? जी। चल हेडलाइट ठीक कराते हैं। चल आ जा। अरे अरे बात क्या है सर? सर बताइए तो, कुछ बोलिए तो सही। सर मुझे सच में नहीं पता आप लोग किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। बाइक के साथ WWF कुश्ती लड़ा था जिसका टैंक हेडलाइट डैमेज हो गया। टैंक तो रिपेयर कराया, हेडलाइट क्यों नहीं? सर बाइक तो मेरा एक दोस्त लेकर गया था। उसने कहा कि बाइक स्किड हो गई और उसकी हेडलाइट टूट गई है। कब स्किड हुई? सर 20 जुलाई को। दोस्त का नाम? निशांत अरोड़ा। एक लड़के का नाम निशांत है। सर क्लिनिक की रिसेप्शनिस्ट ने भी निशांत का नाम लिया था। सारी डिटेल्स दो निशांत की, फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ। निशांत का फोन अभी भी बंद है सर। नंबर को ट्रैकिंग पे डालो। यस सर। जी कहिए। पुलिस निशांत अरोड़ा को बुलाइए। क्या बात है सर? आप लोग मेरे बेटे को क्यों ढूंढ रहे हो? पहले उसे बुलाइए। सर निशांत तो यूपी गया हुआ है। यूपी में कहाँ गया है? हमें कुछ पता नहीं। उसका सेल भी ऑफ है। कहकर गया था कि कोई जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ। 26 जुलाई को निकला था यूपी के लिए, अब तक कोई खबर नहीं। यहाँ क्या काम करता था वो? जी एक प्रॉपर्टी वाला है, उसी के पास काम करता है सर। यहीं पास में है, सेक्टर नंबर 30 में। निशांत का फोटो ले आइए। जी। यूपी के सभी पुलिस स्टेशन में फैक्स कर दो। प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हैं, शायद उसे कुछ मालूम हो। यस सर।
निशांत तो 21 तारीख से छुट्टी पर है सर। एक्सीडेंट हुआ उसका। उससे कांटेक्ट हुआ? कोई खबर? जी नहीं सर, कोई कांटेक्ट, कोई खबर नहीं है। उसके माँ बाप ने बताया यूपी गया है। यूपी में कहाँ हो सकता है? कोई आइडिया नहीं है सर। यहाँ भी कई कस्टमर से बात कर रखी थी उसने और सबका काम अधूरा छोड़कर चला गया वो। सेलफोन भी स्विच ऑफ आ रहा है उसका। सर से लोकेशन गुड़गांव दिखा रहे हैं, मतलब वो अपना फोन यहीं कहीं छोड़ के गए। गुड़गांव के सारे खबरियों को ड्यूटी पर लगा दो, सबके सब, और बोल दो 2 लोग और शामिल हैं। इनमें से कोई एक भी मिल जाए ना तो निशांत तक पहुंच सकता है। सर। संजीव जी, ढूंढ निकालेंगे उन्हें जहां भी। संजीव जी, एक बात कहनी है आपसे। देखिए, अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी वही करता जो आप कर रहे हैं। उन लड़कों को आमने सामने देखना चाहता, उनके गुनाह के लिए उनको सजा होते हुए देखना चाहता। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने दिल में बदले वाली बात मत रखिए। बदले से मुझे क्या मिलेगा सर? राजीव तो लौटेगा नहीं ना। मैं तो बस उन लड़कों से यही पूछना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे भाई को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया, क्यों उसकी मदद नहीं की। बस इतना ही। पापा, क्या देख रही हो? कुछ भी नहीं बेटा। आपको लगता है कि आपके पापा क्रैक हो गए हैं, थोड़े से पागल हो गए हैं? नो पापा, बिल्कुल नहीं। मैं भी किसी इंजर्ड आदमी को अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। वेरी गुड बेटा, प्राउड ऑफ यू। तुम जानती हो मैं ये सब सिर्फ इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये हादसा तुम्हारे चाचा के साथ हुआ है। वो किसी और का चाचू भी हो सकता था, किसी का पापा, किसी का भाई, किसी का बेटा, और अगर किसी का कोई नहीं तो सिर्फ एक इंसान। और हम अपने आप को इंसान तभी कह सकते हैं जब हम एक दूसरे के साथ इंसानियत से पेश आए। ये बात आप कभी मत भूलना, ओके? हाँ बोलिए। हाँ साहब, निशान साहब सुशील है वो गायब है साहब। और साहब जो जय है तीसरा, वो साहब वही गुड़गांव में ही है। एड्रेस बोल साहब। सेक्टर 39। और साहब वो अभी सब घर पे ही है साहब। उसे मालूम नहीं कि आप लोग ढूंढ रहे हो उसे। जय है घर। हाँ, पर बात क्या है? छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना। मेरे बेटे को क्या किया है उसने? मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आखिरकार एक्सीडेंट में शामिल एक लड़का पुलिस की हिरासत में था। ये एक हिट एंड रन केस था जो शायद कई और केसेस की तरह फाइलों में दफन हो जाता। लेकिन एक भाई अपने छोटे भाई की मौत की तहकीकात और उसके लिए न्याय चाह रहा था, और फाइनली उसकी जिद रंग लाई। पुलिस धीरे धीरे इस केस को अंजाम देने के कगार तक पहुंच रही थी। हाँ सर, उस रात मैं वहां था। सुशील और निशांत वो दोनों भी थे। ट्रिपल सीट? जी। और तुमने एक सड़क क्रॉस करते आदमी को उड़ा दिया। सर बाइक निशान चला रहा था, मैं तो सबसे पीछे बैठा हुआ था। मुझे मालूम भी नहीं पड़ा कब उसने अपना कंट्रोल खो दिया और उस आदमी को उड़ा दी। सर हम बहुत बुरे तरीके से गिरे। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई क्योंकि मैं पीछे बैठा था। निशांत, सुशील और उस आदमी को बहुत लगी। बाइक लेकर तुम भागे थे? निशांत ने कहा था बाइक उसके दोस्त समीर के घर के बाहर छोड़ दे। मैंने छोड़ दी
लेकिन सर उस एक्सीडेंट वाली जगह पर क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम सर। सुशील और निशांत कहाँ इस वक्त? जी वो दोनों झांसी में हैं। डिटेल में बताओ, वहां क्या क्या हुआ? जिस आदमी को सड़क पर उड़ाया वो झाड़ियों में कैसे पहुंचा? दूर का क्लाइंट है, बस और टैक्सी नहीं लेनी, बस उसको एक प्रॉपर्टी दिखानी है। कल सुबह तक तेरी गाड़ी वापस। यार वो तो ठीक है, लेकिन रफ मत चलाइयो। यार पहली बार ही थोड़ी ना चला रहे हैं, आज करते हैं। अबे निशान, तू तो टल्ली है बे, गाड़ी चला लेगा ना? 3 पैक में कोई टल्ली होता है क्या? चलो चढ़ जाओ। चल थैंक्स कपिल, कल मिलते हैं फिर। बाय। सर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया सर, मिस्टेक था सर, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के बाद राजीव शर्मा जिंदा था? सर मुझे लगा कि वो मर गया था, तभी मेरा भाई जिंदा था। सड़क पे छोड़ दिया होता तो कोई और उठा के ले जाता उसे। एम्बुलेंस भी आई थी वहां पे, पता है आप लोगों को? मिला कुछ गोपी? एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले जा सकती थी, जान बच जाती थी उसकी। तुम लोगों ने एक आदमी को सिर्फ बिना सहारे नहीं छोड़ दिया था, मरने के लिए छोड़ दिया तुम लोगों ने उसे। क्यों किया ऐसे? क्यों किया ऐसे? मैं कल से वापस ऑफिस जाऊंगा, रोज शाम यहां आया करूंगा। अपना ख्याल रखना। ओए निशांत, सुशील और जय पर सेक्शन 304, 279, 337 और 201 के तहत चार्जशीट फाइल हुई है। यह हिट एंड रन केस फाइलों की गहराई में दफन नहीं हुआ। संजीव अपने भाई राजीव की मौत को एक क्लोजर दे पाया, उस हादसे के साथ समझौता कर पाया, लेकिन इस केस का अभी कोर्ट में आना बाकी है। शहरी जीवन में सबको जल्दी होती है और इस जल्दी में रुक कर किसी की मदद करने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं होता। ये जल्दी पहुंचने की चाह एक्सीलेटर पर और जोर डालती है, इतना जोर जो शायद खतरनाक साबित हो सकता है। हम में से ऐसे कई लोग हैं जिन्हें लगता है कि 1, 2 या 3 ड्रिंक से उनकी ड्राइविंग पर कोई असर नहीं होगा और वो अपनी मंजिल तक बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। हम में से ऐसे कई लोग हैं जो गाड़ी चलाते वक्त बहुत आराम से मोबाइल फोन पर बात करते हैं, हमें लगता है कि गाड़ी पर हमारा पूरा कंट्रोल है। हम में से कई लोग गाड़ी चलाते वक्त सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाते, बाइक चलाते वक्त हेलमेट नहीं लगाते, क्योंकि हमें लगता है कि हमें अपनी सेफ्टी की पूरी नॉलेज है। पर इस सब में हम ये भूल जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी के साथ साथ राह चल रहे दूसरे लोगों की जिंदगी को भी रिस्क में डाल रहे हैं।
हम अपने आप को जितना भी अच्छा ड्राइवर समझें, लेकिन हमें दूसरों की जिंदगी के साथ चांस लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि दूसरे सिर्फ दूसरे नहीं बल्कि वो भी किसी के अपने हैं। सेल्फ डिसिप्लिन और सिविक सेंस की बातें तो काफी होती हैं, लेकिन सड़कों पर इसकी प्रैक्टिस बहुत कम दिखाई देती है। गलत पार्किंग हो, सिग्नल तोड़ना हो, ऐसा करने से ज्यादातर हम अपने आप को सिर्फ इसलिए रोकते हैं क्योंकि हमें वर्दी पहने पुलिस का डर होता है। हम ट्रैफिक रूल्स को इसलिए फॉलो नहीं करते हैं कि हमें दिल से लोगों की सेफ्टी की फिक्र है। हम अक्सर दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज के रोड डिसिप्लिन और ट्रैफिक मैनेजमेंट की दाद देते हैं और हमारे देश के ट्रैफिक सिस्टम के साथ उसकी तुलना करते हैं, लेकिन हम ये नकार नहीं सकते कि हमारे शहरों की दयनीय और खतरनाक ट्रैफिक अवस्था दरअसल हम लोगों के कारण ही है। हमें ये एडमिट करना ही होगा कि हम ऐसे नागरिक हैं जिनमें बिल्कुल भी सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। हम सिग्नल तोड़ते हैं, हम कहीं भी गाड़ी पार्क करते हैं, हम पलक झपकाए बिना, सिग्नल दिए बिना लेन कट करते हैं, हम हॉर्न पर से हाथ और एक्सीलेटर पर से पैर नहीं हटाते, हम रोड्स पर क्या नहीं करते, और फिर हम दोष देते हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट। हम अपने आप को आज़ाद मुल्क का आज़ाद नागरिक मानते हैं, तो फिर हमें रोड डिसिप्लिन में रखने के लिए एक वर्दी वाले की जरूरत क्यों पड़ती है? हम में से कई लोग अपनी गाड़ियों और बाइक्स पर अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं। वो बच्चे हमारी ड्राइविंग, हमारा रोड डिसिप्लिन सब देख रहे हैं, सीख रहे हैं। अब आप ही बताइए, हम भविष्य से क्या उम्मीद रख सकते हैं? हमारी सेल्फ डिसिप्लिन की कमी का साथ देता है एक ऐसा लीगल सिस्टम जो रैश ड्राइविंग के कानून को सुधारने की जल्दी में बिल्कुल नहीं है। हिट एंड रन केसेस और ड्रंकन ड्राइविंग के केसेस में कड़ी सजा ना होने के कारण लोग बहुत लाइटली बचकर निकल जाते हैं। अगर ड्रंकन ड्राइविंग का फाइन गाड़ी की एक्चुअल कॉस्ट जितना हो, तो अगर नशे में गाड़ी चलाने वाले इंसान का लाइसेंस और गाड़ी हमेशा के लिए जब्त कर ली जाए, तो ड्रंकन ड्राइविंग को एक नॉन बेलेबल ऑफेंस क्यों नहीं बनाया जा सकता? अगर कोई इंसान नशे में गाड़ी चलाता है तो वो पब्लिक में जाकर अंधाधुंध गोलियां चलाने के बराबर है। हमारा संविधान हर नागरिक को अपनी रक्षा करने का हक देता है, लेकिन सड़क पर चलने वाले और गाड़ी चलाने वाले को अपनी रक्षा करने का मौका ही नहीं मिलता। उसे कैसे पता चलेगा कि सामने से आ रही गाड़ी पेट्रोल पर नहीं बल्कि शराब के नशे में चल रही है? स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग, इन तीनों की बदौलत जो मौतें होती हैं वो नसीब और नियति की करनी नहीं है। हमारी आज की बातें दर्शकों को शायद थोड़ी तीखी लगें, लेकिन ये बातें सब पर लागू होती हैं, जितनी आप पर उतनी हम पर भी। पब्लिक लाइफ के नियमों को फॉलो करना कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। सड़कों पर सेफ्टी के रूल्स हमारे और हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए हैं, सारे समाज की सुरक्षा के लिए हैं, जिंदगी की क्वालिटी को सुधारने के लिए हैं। इसी विचार के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।